नमस्कार, मनी गुरु के एक और इन्फॉर्मेटिव एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। शेयर बाजार में निवेश करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि आप क्यों निवेश करें, इसके बारे में जानें, यानी क्या फायदा हो सकता है इक्विटी मार्केट में निवेश करने का। आज की इस चर्चा में हमारे साथ है मिस्टर अनिल चोपड़ा, ग्रुप सीईओ बजाज कैपिटल। बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर चोपड़ा आपका। धन्यवाद पल्लवी। इक्विटी मार्केट की जब बात होती है, आज से शायद 15 साल पहले एक तरह से कहा जा सकता था कि एक लिमिटेड सेगमेंट को ही समझा जाता था कि ये इक्विटी मार्केट में निवेश करता है शेयर मार्केट के जरिए। लेकिन अब काफी एवेन्यूज खुल चुके हैं, काफी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें कोई भी आम निवेशक शेयर बाजार का हिस्सा बन सकता है। अलग अलग तरीके उसके हो सकते हैं। सोच में जरूर फर्क आया है, लेकिन अभी भी जो क्वांटम है, जो संख्या है लोगों की जो शेयर बाजार के जरिए पैसे लगाते हैं, काफी कम है। आपने क्या ऑब्जर्व किया है? और फिलहाल बाजार में जो तेजी बनी है, जो अब हम देखते हैं कि हर तरफ ये सुर्खियां छाई रहती हैं, भले ही वो बिजनेस चैनल हो या फिर कोई न्यूज़पेपर हो जो आम जो जनरल खबरें भी छापता हो, यानी कि अब धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और अवेयरनेस भी बढ़ रही है। लेकिन एक निवेशक के नजरिए से इसको कैसे समझें? हाँ, देखिए, अगर आपने वेल्थ क्रिएट करनी है लॉन्ग टर्म में, आपके गोल्स हैं, आपने वो पूरे करने हैं, अनलेस आप अपने टोटल जमा पूंजी का एक अच्छा खासी रकम एलोकेट करेंगे इक्विटी को, आप अपने जो सपने हैं वो पूरे नहीं कर पाएंगे। ये तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है। क्योंकि हमारे सामने जो विकल्प हैं वो ये है कि या तो हम अपने बैंक में एफडी करा दें या हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डाल दें। वहाँ से जो ब्याज मिलता है हमको, उसमें टैक्स देने के बाद या टैक्स मुक्त भी अगर है तो वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता है। अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करते हुए अपनी पूंजी को ग्रो करना है तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक रकम इक्विटी की तरफ रुख करें। और उसके कई जरिए हैं, कई तरीके हैं जिससे आप इक्विटी मार्केट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक तो है कि डायरेक्टली आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीद बेच सकते हैं, और आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी आजकल बहुत से बने हुए हैं जहां आप अपना अकाउंट खुलवा के अपनी कन्वीनियंस पे कुछ शेयर्स खरीद बेच सकते हैं। इसके अलावा आप आईपीओ में भी निवेश करके और आप इंतजार कर सकते हैं कि जब वो कंपनी अच्छा करेगी। जैसे अभी आपने सुर्खियों में बताया कि एक कंपनी जिसका अभी पीछे आईपीओ गया, खुलते ही उसने काफ़ी मुनाफा दिया, तो वो भी एक जरिया हो सकता है इक्विटी में निवेश करने का। लेकिन जो सबसे बढ़िया तरीका है इक्विटी में निवेश करने का, शुरुआत करने का, वो है म्यूचुअल फंड्स के जरिए। क्योंकि हर एक कोई इंसान को कंपनियों की पता नहीं रहती है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। 6000 कंपनियां हैं, कौन सी कंपनी में कब निवेश करें, कब निकलें, ये इस सब के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए ही हम सलाह ये देते हैं कि अनलेस अगर आप एक्सपर्ट हैं डिफरेंट सेक्टर्स के, डिफरेंट कंपनीज की बैलेंस शीट आप स्टडी कर सकते हैं, तब तो आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जाएं। नहीं तो बेहतर ये रहेगा कि आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए ही, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जरिए ही आप इसमें निवेश करें, और ताकि आपको जो उनके एक्सपर्ट जो फंड मैनेजर्स हैं उनके अनुभव का, उनके एक्सपीरियंस का आपको फायदा मिल सके। यानी कि अगर आप लॉन्ग रन में सोच रहे हैं कि कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जहां आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स मिलें, आपको रिटर्न्स अच्छे मिलें, आपका पैसा बढ़े, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इक्विटी में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। जहां तक तरीकों की बात है, कई विकल्प चोपड़ा साहब ने यहाँ पर बताए कि आप शेयर मार्केट में सीधे पैसा लगाते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत रिसर्च की ज़रूरत होती है, आपको उतनी जानकारी होनी चाहिए, या फिर आप स्टॉक ब्रोकर के जरिए पैसे लगाते हैं। दूसरा और एक बेहतर तरीका हो सकता है म्यूचुअल फंड में SIP करने का, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जहां तक बात है म्यूचुअल फंड्स की, शेयर मार्केट में हम समझते हैं कि एक इंडेक्स होता है और उसके हिसाब से जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो रिफ्लेक्ट होता है, शेयर की कीमत उस तरह से बढ़ती या घटती है। लेकिन जहां तक बात है म्यूचुअल फंड्स की, कैसे इसमें तय होता है रिटर्न, ये आपसे समझना चाहेंगे मिस्टर चोपड़ा। जी देखिए, अगर आपने डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश करना है तो पहले तो जैसे मैंने बताया कि 6-7 हज़ार कंपनियां हैं जो कि लिस्टेड हैं। उनमें से फार्मास्यूटिकल की भी हैं, मीडिया की भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हैं, बैंक्स भी हैं। तो आप किस किस सेक्टर की कितनी समझ रखते हैं और कैसे आप ये चुनाव करेंगे कि इस सेक्टर की इस कंपनी में निवेश अब करना चाहिए और कब वहाँ से निकलना चाहिए। तो इन सब पचड़ों से बचने के लिए बेहतर यही रहेगा कि आप सीधा म्यूचुअल फंड की तरफ रुख करें। ये ऐसा ही एक उदाहरण हुआ कि जैसे जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपके सामने 2 ऑप्शन है, या तो आप डॉक्टर के पास जाएं, उसको बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, वो आपको दवाई लिख के देगा, वो दवाई लें आप। दूसरा ये है कि डायरेक्टली आप केमिस्ट के पास चले जाएं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि आप फीस बचाने के चक्कर में सीधा अगर केमिस्ट के पास जाएंगे तो वो ऐसी दवाई दे सकता है आपको जिसमें उसका मुनाफा ज़्यादा हो और आपका नुकसान हो जाए। तो हमारी हमेशा से सलाह ये रहती है कि जब भी आपने इक्विटी में निवेश करना हो, अनलेस कि आप एक्सपर्ट हैं, जो कि सिर्फ 1% लोग होते हैं, 99% लोगों को इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जरिए ही इक्विटी में निवेश करना चाहिए। उसमें फायदे ये रहते हैं कि जो फंड मैनेजर है वो एक तरह से एक्सपर्ट है, वो 24 घंटे
आपके जितनी भी कंपनीज हैं उनकी रिसर्च कर रहा है, उनके प्रॉफिट एंड लॉस को एनालाइज कर रहा है और आपके बिहाफ पे वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहा है। उसके लिए सिर्फ वो थोड़ी सी फीस आपसे चार्ज करता है और अगर आप हर माह 10,000 रुपये लगाना चाहते हैं तो 10,000 रुपये में आप अगर डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में रुक करेंगे तो मुश्किल से 2-3 कंपनियों के 10-50 शेयर खरीद पाएंगे। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड को वही 10,000 रुपये देंगे, उसी 10,000 रुपये से वो आपको 25, 30, 40 कंपनियों के बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि वो पूल्ड फंड्स पे निवेश कर रहा है। यानी कि उसको पब्लिक के दूसरे लोगों से भी पैसा मिल रहा है जिसको वो कुल जमा करके और डिफरेंट स्कीम्स में लगा रहे हैं और उससे जो रिटर्न मिल रही है अपनी फीस काट के वो वापस आपको दे रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है हमारी कंट्री में। पिछले करीब 20 साल से ये चलन में है, 1996 के बाद से। और अगर हम इनकी परफॉर्मेंस देखें तो जो निफ्टी और सेंसेक्स, जो दो हमारी कंट्री के जो इंडेक्सेस हैं, उनसे भी बेहतरीन रिटर्न दिया है। अगर निफ्टी और सेंसेक्स ने तकरीबन 14-15% की रिटर्न दिया है पिछले 20 सालों में, तो जो अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, डाइवर्सिफाइड हैं, लार्ज कैप हैं, उन्होंने 20 से 25% तक की सालाना रिटर्न दी है। चलिए रिटर्न्स पर भी बात करेंगे और कौन कौन से फंड्स हैं इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे मिस्टर चोपड़ा। लेकिन जैसे आपने कहा कि हिस्ट्री अगर देखें तो इक्विटी मार्केट ने कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया। निवेशकों को अगर थोड़ा पेशेंस रखा जाए और समय लेकर चले निवेश के लिए तो आपको डेफिनेटली रिटर्न मिलता है। जहाँ तक बात आती है म्यूचुअल फंड्स की, तो कई बार रैंडमली सिलेक्शन होता है फंड्स का, निवेशक उतना नहीं समझ पाता और जो काफ़ी चर्चा में रहता है कोई पर्टिकुलर फंड या कोई कंपनी का शेयर, उसमें पैसे लगाते हैं। तो तरीका क्या होना चाहिए निवेश करने का? देखिए, इसमें आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से एक तो पहले अपना गोल निर्धारित कीजिए कि आप किस गोल के लिए पैसा जोड़ रहे हैं। और वो गोल जो है अगर वो लॉन्ग टर्म में है, यानी कि कम से कम 7-8 साल के बाद आने वाला है, जो कि आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हो सकता है, आपके बच्चों की शादी का खर्चा हो सकता है, या और कोई बड़ा सपना आपका घर बनाने का, या फिर अपनी रिटायरमेंट की आप प्लानिंग कर रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद आप एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल व्यतीत करें। तो ये गोल निर्धारित करने के बाद जब आप एक लंबा अवधि अगर आपके पास है, तब आपको चाहिए कि आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करें, ना कि एक मुश्त या लमसम जमा करके। क्योंकि लमसम इन्वेस्ट करने से अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, अगर मार्केट में करेक्शन आती है अगले 2-3 महीनों में, तो आपकी पूंजी कुछ कम हो सकती है, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। उससे बचने का तरीका ये है कि आप हर महीने अपनी आय देख के, अपने व्यय देख के, कितनी आपकी सेविंग कैपेसिटी है, उसमें से कुछ एक रकम आप, जो कि 5,000, 10,000, 25 कुछ भी हो सकती है, उसको आप सिस्टमेटिक तरीके से SIP में लगाएं। उसमें जो थंब रूल है हम आपको बता देते हैं कि अगर आप पहली बार ही निवेश कर रहे हैं और कभी भी आपने पहले म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं किया है, तो आपको चाहिए कि आप लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में SIP से स्टार्ट करें। और अगर आप पहले ऑलरेडी लार्ज कैप में कर रखा है आपने इन्वेस्टमेंट, तब आपकी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो मिड कैप फंड हो सकती है। और लार्ज कैप और मिड कैप के बाद आप फिर सेक्टोरल फंड या जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड या जो इंटरनेशनल इक्विटी फंड या दूसरे जो थीमेटिक फंड्स हैं, उनकी तरफ रुख करें। और इसमें प्रतिशत ऐसे तय होती है कि तकरीबन 40% लगाएं आप लार्ज कैप फंड्स में, 30% लगाएं आप मिड कैप फंड्स में, और बाकी जो 30% है वो आप डाइवर्सिफाई कर लें फ्लेक्सी कैप फंड में, गोल्ड फंड में, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, स्पेशल सिचुएशन फंड में, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो वेल बैलेंस्ड हो जाए, डाइवर्सिफाइड हो जाए और डिफरेंट सेक्टर्स की, कंपनीज की ग्रोथ का आपको बेनिफिट मिले। आपने जो तरीका बताया कि आप गोल सेट करिए, उसमें से कोई शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है, कोई मीडियम टर्म और फिर लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है। लेकिन जहाँ तक बात है, अगर हम आमतौर पर देखें, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं शो में या कई निवेशक जानना चाहते हैं, वो कहते हैं कि सैलरी में से रकम बचती नहीं है, तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? क्या खर्च से पहले ही एक रकम अलग निकाल दी जाए, या फिर खर्च करने के बाद? क्योंकि ये आमतौर पर सभी की प्रॉब्लम है कि सैलरी में से सब खर्च हो गया और किराया और EMI और बाकी अन्य खर्चों में चला गया, तो इसलिए सेविंग के लिए पैसे बचे ही नहीं। तो उस चीज को कोप अप करने के लिए क्या तरीका हो सकता है? देखिए, समझदारी जो है वो बहुत जरूरी है इन सब चीज़ों में। अगर आप अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपने स्पाउस को, बच्चों को एक अच्छी एक जीवन शैली उनको प्रदान करना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि आप एक बजट बनाएं और अपने चादर के अनुसार ही पैर फैलाएं। अपनी इनकम देख लें, उसमें से टैक्स भी आपने देना है, प्रोविडेंट फंड में भी कंट्रीब्यूशन जानी है, अगर EMI चल रही है वो भी जानी। उसके बाद जो पैसा बचता है, बजाय उसके वो सारा खर्च करने के, उसमें से कम 20 से 30% उसको बचत की तरफ उसको लगाएं। और वो पैसा फिर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अगर लॉन्ग टर्म गोल है, बैलेंस फंड में अगर मीडियम टर्म गोल है, और डेट फंड में अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म आने वाला है, उसके हिसाब से निवेश करें। तो पहले बचाएं, बाकी जो बचे उसको खर्चा करें, ना कि अदर वे अराउंड।
राइट, तो यानी जो अब तक आप करते आए हैं, अगर यही आपकी स्ट्रैटेजी रही है और आपको लगा कि आप पैसा नहीं बचा पा रहे हैं, तो अब स्ट्रैटेजी को बदलने का वक्त आ गया है। आप पहले ही अपनी सैलरी का एक हिस्सा, मान लीजिए कि 10% हिस्सा आप उसको अलग रखते हैं और उसके बाद उसे निवेश करते हैं।